ओके, वी वर डूइंग मोरल। थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि क्लास में कोई नहीं था। 5 मिनट। मोरल इज द इंटरनल एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन हु इज वर्किंग एट द वर्क प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का भी कोई मोरल होगा टीचर्स के बारे में। ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक अबाउट समथिंग और समवन, वर्क प्लेस के बारे में। ठीक है, ये मोरल हाई भी हो सकता है, ये मोरल लो भी हो सकता है। मोरल लीड्स टू प्रोडक्टिविटी। आप अगर, वाजिब सी बात है कि अगर आप खुश होते हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। क्लास करने के लिए खुशी खुशी आते हो, फील करते हो उस क्लास में शायद ज्यादा समझ में आता है। और मन बोझल करके अगर आओगे क्लास करने के लिए, क्या हो गया, कभी इसके कान में बोल रहा है, कभी उसके कान में बोल रहा है। अगर अगर लो मोरल होगा तो उसका बहुत सारा रिपरकशंस होता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे तुम्हारा मोरल लो होगा तो क्या होगा, मन करेगा कि क्लास छोड़ देते, नहीं आते हैं आज। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। जिन एम्प्लॉयज का मोरल लो होता है उन एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि वो लेबर टर्नओवर यानी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने की टेंडेंसी, और एब्सेंटिज्म यानी ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ उसी में एब्सेंट होना, यानी कुछ बहाना से आज हम नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, आज तबीयत खराब है, काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस आर सीन टू बी मोर। ठीक है, ये ज्यादा होता है। मोरल एक ऐसा फैक्टर है, मोरल को मोटिवेशन के साथ कई बार जोड़ा जाता है। जनरली मोरल टीम वर्क होता है। जनरली जब आप देखेंगे फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, इनके साथ मैच हारती है, लगातार मैच हारती है टीम, तो आप कहते हैं ना टीम का मोरल ही डाउन हो गया है। तो सम स्कॉलर्स टेक इट एज ग्रुप थिंग एंड सम स्कॉलर्स टेक इट एज इंडिविजुअल लेवल। जब आपका एटीट्यूड वर्क प्लेस के बारे में अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आपको इनवॉलंटरली ये फील होगा कि कुछ चीजें हो रही, जैसे आप टीम कोऑपरेशन में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और ज्यादा उसको प्रमोट करेंगे। राइट, यानी तुम ऐसे ही सोचो, एग्जाम्पल हम लास्ट में भी दिए थे, हम बार बार एग्जाम्पल तुम ही लोगों की फीलिंग्स के साथ इसलिए देते हैं ताकि फिर तुम यू कैन ड्रॉ अ पैरेलल टू ऑर्गेनाइजेशन, तब समझ में आता है। जैसे जो क्लास करने का, दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं हम तुमको हमारे पीछे, अगली बार पूछेंगे भी नहीं क्या किए। ठीक है, जिस क्लास को करने का मन होता है, जिस क्लास में तुमको लगता है कि ये क्लास का टेक अवे है, ठीक है, ये क्लास इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, वैसे सारा क्लास इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी एज अ स्टूडेंट कुछ हमारा फेवरेट होता है, हमेशा कुछ हमारा फेवरेट क्लास होता है, कुछ नहीं होता है। जब कुछ फेवरेट होता है, क्लास में कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है और टीचर उसको शांत कराने में, चुप कराने में जब बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोग को क्या मन में होता है, ऐसे लगता है ना कि क्या हमेशा ऐसे करने लगता है, टाइम वेस्ट कर रहा है, हर क्लास में इसका यही हालत है। टाइम पर बात कर रहा है, 50 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें भी 10 मिनट मैम को इसको ही शांत कराने में लगता है, ऐसा होता है। ओके, टीम स्पिरिट आई, सब ये बात सोचते हो, क्यों सोचते हो, क्योंकि तुमको क्लास करने का मन, तुम्हारा मोरल हाई। ऑन द अदर हैंड, कुछ क्लास ऐसा होता है जो हमारी बहुत इंटरेस्ट का नहीं होता है। हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ फेवरेट और कुछ ना कुछ नॉट सो फेवरेट क्लास होता है। उस क्लास में अगर कोई न्यूसेंस होता है ना, या कोई इंटरप्शन होता है, कोई हिंड्रेंस होता है, तो स्टूडेंट को लगता है ठीक है टाइम वेस्ट हो रहा है, होने लगता है, होता है ना ऐसा। यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी, यही होता है। अगर तुम्हारा मोरल लो है, तुमको काम करने में मन नहीं लग रहा है, अच्छा लड़ाई हो गया ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा है स्ट्राइक हो गया ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा है आज कंप्यूटर खराब हो गया, काम ही नहीं करना होगा, आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये चीजें होती हैं। ठीक, लो मोरल का
सिम्टम्स, ज्यादा एब्सेंटिज्म, ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा कंप्लेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा, कंप्लेंट ज्यादा, तुमको हर चीज, जिस दिन मूड खराब होता है उस दिन तुमको हर चीज से इरिटेशन होता है ना। जिस दिन मूड अच्छा होता है बड़ी से बड़ी बात हो जाएगी तो अरे छोड़ो आगे बढ़ो, होता है ना ये चीज। दिस इज ऑल जस्ट द ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट अ स्टूडेंट और एन एम्प्लॉय। टुमारो यू विल बी एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टुडे यू आर अ स्टूडेंट। लेकिन फील तो हम लोग एक ही टाइप से करते हैं, तब तुम किसी और चीज के लिए फील करोगे, आज किसी और चीज के लिए फील कर रहे हो, लेकिन दिस इज अ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, और क्या कितना कहाँ तक कराया था सुनील सर? डेफिनेशन का पार्ट हो गया। फैक्टर्स डिटरमिनिंग मोरल, अब लिखो द फैक्टर्स डिटरमिनिंग मोरल, लिखो। Number 1, confidence in leadership. Confidence in factors affecting morale in the organization. Confidence in leadership. कैसे मोरल बिल्ड होता है? लीडर तो को तो कॉन्फिडेंस होता ही है विनीत, वो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे देगा? तुमको किस टाइप के लीडर से, तुमको किस टाइप के लीडर में कॉन्फिडेंस होता है? तुम भी तो किसी को अगर लीडर मानते हो, इलेक्शन में वोट करते हो, तो तुमको कॉन्फिडेंस है ना उसके लीडरशिप में। कैसी चीजों को तुम प्रेफर करते हो ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें तुमको कॉन्फिडेंस होता है? क्या क्वालिटी सीख करते हो बेटा? स्किलफुल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बोलो रिस्क बेयरिंग, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग में ऑनेस्ट होना चाहिए, पंक्चुअल नहीं, ऑनेस्ट। तुम अभी बात कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय, ऑनेस्ट टुवर्ड्स द पीपल आल्सो, है ना। व्हाई आई से दिस इज दैट, सपोज करो कि हम एक असाइनमेंट दिए, हम किसी एक बच्चे को फेवरेट करके उसको 20 आउट ऑफ 20 दे देते हैं। किसी और बच्चे का असाइनमेंट हमको मालूम है कि जिसको मैंने 20 दिया वो उस लायक नहीं था, लेकिन ये मेरी डिसऑनेस्टी है कि क्योंकि ये लड़की मेरी फेवरेट है इसलिए मुझको 20 दे दी। सो यू विल लूज कॉन्फिडेंस इन मी ना, है ना। सो कमिटमेंट, ऑनेस्टी, फेयरनेस, हम जिस फेयरनेस के साथ तुमको ट्रीट कर रहे हैं उसी फेयरनेस के साथ उसको भी ट्रीट करें। गलती करने पे उसको भी उतना ही डांटे जितना तुमको डांटती है तुम्हारी गलती पे। ये सब चीजें, फेयरनेस भी एक क्वालिटी होती है जिससे तुमको लीडरशिप में कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और जनरली आपका लीडर कौन होता है वर्क प्लेस पे? आपका इमीडिएट सुपरवाइजर, जो इमीडिएट, जो जस्ट तुम्हारे ऊपर होता है ना, उसी से काम सीखते हो ना। जनरल मैनेजर तुमको काम सिखाने नहीं आता, जो जस्ट तुम्हारा सीनियर है वो तुमको काम सिखाएगा। कुछ क्वालिटीज लिख लो। सिस्टमैटिक, फेयर, ऑनेस्ट, हेल्पफुल, फ्रेंडली। सिस्टमैटिक, फेयर, ऑनेस्ट, हेल्पफुल, फ्रेंडली। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फैक्टर, जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन, अब बताओ जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है? नहीं, क्या होगा वो नहीं पूछ रहे हैं, बताओ पहले जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है? इट इज द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। तुम सारी चीजों से सब मिला जुला के तुम कितना सेटिस्फाइड हो और कितना नहीं हो, ये होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। अचीवमेंट नहीं। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल
होगा उस समय जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए भी बहुत सारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉस अच्छा होना चाहिए, तुम जिस लायक हो तुमको उस लायक काम मिलना चाहिए। ठीक है, अब किसी एमबीए को क्लरिकल वर्क पकड़ा दोगे तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, चाहे तुम पैसा उसको एमबीए बराबर भी दोगे। तुमको अगर एग्जाम में, तुम सोच लो एग्जाम से इतना भागते हो, तुमको अगर एग्जाम में काउ पैसे लिखने आ जाएगा, लिख तो दोगे, एग्जाम देने के बाद कैसा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, लोगों को अपने लेवल का काम करना अच्छा लगता है। लोगों को उन कुछ चैलेंज, जॉब से रिलेटेड कुछ चैलेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर जॉब का नेचर रिपीटेटिव है, मोनोटोनस है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत घट जाता है। समझ में आई बात? हायर द जॉब सेटिस्फैक्शन, हायर द मोरल। देखो, जॉब सेटिस्फैक्शन का डेफिनेशन लिख लेना। देखो, हायर द जॉब सेटिस्फैक्शन, higher the job satisfaction, higher the morale. Number 3, cooperation of co-workers. Cooperation of co-workers. Okay, see, man is a social animal. Okay, we are not just animal, we are social animal. We like to live in society, we like to live in groups, we like to love and we like to be loved. Okay, we want to be accepted by group and we want to be a part of the society. जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस अच्छा होता है, वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होता है, वहाँ काम करना ज़्यादा बेहतर होता है। एंड एवरी डे इफ यू आर नॉट गेटिंग अलोंग विद योर कॉलीग, अगर क्लास में झगड़ा होता है, तुम जिसके बगल बैठते हो उसी से झगड़ा होता हो, बातचीत नहीं होती हो, तो थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आपके मन में आएगी आने के पहले, और ये कंटिन्यूअस होगा नहीं। या फिर तुम स्टूडेंट लेवल पे सोच रहे हो, वहाँ झगड़ा बहुत लेवल पे होता है, प्रमोशन है, पोस्टिंग है, पैसा है ना? तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन वहाँ का अच्छा नहीं है, बॉस से नहीं बनती है, जूनियर से नहीं बनती है, कलीग से नहीं बनती है, तुम जिस ग्रुप में काम कर रहे हो वहाँ लोग तुमको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन, तो वहाँ पर आपका मोरल अच्छा नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट, फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर, FAIR, फेयर रेम्यूनरेशन मतलब, नो, फेयर का मतलब इक्वल कहाँ से हो गया? जस्ट पे फॉर वर्क, काम के अकॉर्डिंग तुम पेमेंट करो, तो मैनेजर को उतना ही काम पैसा दोगे जितना क्लर्क को दोगे, है ना? फेयर रेम्यूनरेशन यानी अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ वर्क देयर। नेक्स्ट, जॉब सिक्योरिटी। इसका मतलब एलिमिनेट, नहीं नहीं, ये एक फैक्टर है मुस्कान, उसमें वो जो बोल रहा है थोड़ा हद तक वो सही है। जॉब देखो, हर दिन अगर तुम नौकरी पे जा रहे हो और हर दिन तुमको ये फीलिंग आ रही है कि कुछ भी होने से मेरा जॉब चला जाएगा, ये बिना बोले भी निकाल सकते हैं, या इस ऑर्गेनाइजेशन में स्लाइटेस्ट मिस्टेक पे मुझे फायर किया जा सकता है, ओके, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? तुम इनोवेशन करने से डरोगे, तुम फीडबैक देने से डरोगे। तुमको अगर पता है मेरे कुछ भी बोलने से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा मेरे अगेंस्ट, तुम फीडबैक नहीं दोगे, तुम कोई सजेशन नहीं दोगे, प्लस तुम हमेशा डर के काम करोगे, अनकंफर्टेबल फील करोगे, तुमको अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है, और सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लगेगा क्या नौकरी कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है। ये सारी चीजें जो अभी थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो, कि 2 साल 3 साल बाद, 2 साल बाद जब भी तुम नौकरी में आओगे, अगर किसी को हायर डिग्री लेना है तो उसके बाद तुम सारा फैक्टर्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करोगे।
एचआर और ओपी से ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं, क्योंकि दिस डायरेक्टली डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स व्हिच यू एंड आई आर। ओके, नेक्स्ट, career development opportunities. Career development opportunities, ये क्यों जरूरी होता है? करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी से मोरल कैसे जुड़ा हुआ और देखो मुस्कान, आई हैव बीन पॉइंटिंग वन थिंग, द आंसर्स दैट यू गिव इज एकदम तुम वो जो घोड़ा का नाल नहीं होता है, दाएं बाएं नहीं सोचता है, तुम वैसे ही आंसर करती हो। क्योंकि जो भी चीज हम लोग कॉपी में लिखे, इसीलिए हम कहते हैं अपना आंसर बनाओ। जो भी चीज कॉपी में लिखे, ठीक है, उसको समझना है कि वो आसपास में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। तुम करियर पाथ तक पहुंच गई, तुम सोचो करियर डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगी, सेकंड ईयर में नहीं जा सकती हो, तब नहीं एडमिशन लेगी और कैसा लगेगा? जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ये वही बात हुई ना ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में कि देखो जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आप लोग ये सब सुने हैं कि बैंक स्पॉन्सर करती है एमबीए करने के लिए, बैंक स्पॉन्सर करती है पीएचडी करने के लिए, पीजीडीएम के लिए, पीएचडी करने के लिए। विप्रो जो यहाँ से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके ले गई, वो एमसीए करने के लिए, वो भी बिट्स पिलानी से, बिट्स पिलानी इज अ गुड इंस्टीट्यूट, वहां से एमसीए कराई उन लोगों को, बीसीए को उठा के ले गई, एमसीए कराया उसने स्पॉन्सर। क्यों कराती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस? इसलिए तुमको अगर ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो तुम बहुत दिन तक सेटिस्फाई नहीं रहोगे। ज्यादा पैसा भी मिलेगा तो भी तुम छोड़ दोगे कि मेरा ग्रोथ नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तभी तो लोग छोटी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पर करियर का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बड़ी यूनिवर्सिटीज, अगर पढ़ने लिखने की बात करो, एकेडमिक्स की सिर्फ बात करो, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जो लेक्चरर्स ज्वाइन करते हैं उनको वो रिसर्च के लिए और प्रमोट करती है। समझ में आया? मतलब एक एकेडमिशियन का सीवी इज नथिंग विदाउट रिसर्च वर्क डन। वो रिसर्च के लिए प्रमोट करती है, तुमको पीएचडी के लिए वो टाइम देगी, वो खुश होगी कि तुम पीएचडी कर रहे हो। द बेटर यू आर, द बेटर यू विल गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन। तुम जितना ग्रो करोगे उतना अच्छा है ना। बैंक भी इसीलिए पीएचडी वगैरह, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जो बैंक्स हाँ पीजीडीएम का कोर्स कराती, क्यों? तुम जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, सक्सेशन प्लानिंग याद है सबको, ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे, तुम अगर ज्यादा स्किल्ड हो, तुमको तो अच्छा लग ही रहा है कि मेरा स्किल बढ़ रहा है और मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ, प्रमोशन होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। हम लोग क्यों काम करते हैं? ग्रोथ के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को भी तो तुम ज्यादा दोगे। एक जनरल मैनेजर अगर खाली बीबीए करके जाएगा, तुम सोचो चलेगा काम? नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, एक उससे होता ये है, माने तुम अगर करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दोगे तो टर्नओवर कम होगा। ऑब्वियसली तुमको किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना ग्रोथ दिखेगा, लगेगा कि हम यहाँ रह के ग्रो करेंगे, तो तुम क्यों छोड़ के जाओगे? ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है, जितना ज्यादा ऊपर जाओगे और उसके एम्प्लॉय स्किल होंगे तो ऊपर के पोस्ट के लिए भी तो सक्सेशन प्लानिंग के लिए हो रहा है। समझ में आई बात? नेक्स्ट लिखो, वर्किंग कंडीशंस। आप बताओ वर्किंग कंडीशन मोराल से कैसे जुड़ा हुआ है? ठीक है, सभी वर्कर के लिए वेलफेयर
ऑर्गेनाइजेशन का अपना गेम्स का क्लब होता है। ये तो रिक्रिएशनल हुआ, जो वेलफेयर होता है वो इससे ज्यादा सोच करके बनाया गया है। इसलिए वर्किंग कंडीशंस यानी ह्यूमिडिटी, लाइट, इक्विपमेंट्स, प्रॉपर एनवायरनमेंट, ventilation, water, everything, facilities, all these come in what? Working conditions. अब समझ में आया वर्किंग कंडीशन मोरल का डिफरेंस? हम इसीलिए बताया कि एचआर और ओबी बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय बनोगे तब समझोगे, सब समझ में आता है। बस उस समय तुम करियर डेवलपमेंट भी समझोगे उस वक्त, समझ में आया? जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करोगे तब। नेक्स्ट, health and safety. Health and safety. Health and safety. सुनाई दिया? Health and safety बताओ। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम करते हैं। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहाँ पर कि आपको पता है कि वो रिस्क पर है, यहाँ पर काम करना डिफिकल्ट है, बट क्योंकि नेचर ऑफ वर्क है इसलिए आप वहाँ काम करते हैं। जैसे पेंट की इंडस्ट्री, एशियन पेंट्स वगैरह बहुत जो पेंट बनता है, पेंट की इंडस्ट्री में लेड का अमाउंट बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उससे लेड पॉइजनिंग का डर होता है, नाखून वगैरह खराब हो जाता है, ठीक है, स्किन बहुत डैमेज हो जाती है उससे। हालांकि प्रिकॉशनरी लेड, एलईडी लेड, एलईडी लेड पेट्रोल में भी होता है, उसमें है। एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम क्या होना चाहिए? एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करोगे तो एस्बेस्टोसिस होने का डर है। अगर सिगरेट, टोबैको ऐसी इंडस्ट्री, केमिकल में भी होता है, सिगरेट, टोबैको ऐसी फैक्ट्रीज में काम करोगे लंग कैंसर होने का डर होता है। इसके अलावा दवा की कंपनी में जिन कंपनीज जो कंपनीज जैसे सिप्ला आईपीएल बनाती है, ठीक है, ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो सेक्शन होता है वो दवा बनती है, और उस सेक्शन में females are not allowed to work. At many cases, because of the high chances of infertility that can be caused due to that nature of work. ये health issue है कि नहीं? इसके अलावा ये सारा health issue हुआ, इसके अलावा safety, फैक्ट्रीज वगैरह में ऐसा हजारों काम होता है जो हाईली डेंजरस है, और आए दिन तुम न्यूज में सुनोगे तो कुछ ना कुछ आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, टाटा जिस वक्त बनता है उसको बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसके अलावा सेफ्टी में, ठीक है, सेफ्टी की बात करोगे तो हाथ पैर का डैमेज हो जाना, मशीन में हाथ चला जाना, एक मशीन ये सब कुछ चलाता है। हालांकि वो फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन किया हुआ है कि आप जिस भी मशीन के पास काम करेंगे उसकी फेंसिंग होनी चाहिए प्रॉपर, रोटेशनल अगर मशीन है जैसे ऐसे स्पीड में घूम रहा है तो उसका फेंसिंग कराओ, क्योंकि तुम खींचे जा सकते हो ना उसकी तरफ। जो जिंक स्टील के ऊपर उसमें रस्ट नहीं लगने के कारण जो कोटिंग चढ़ाई जाती है ना जिंक की, उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। और वो इतना पतला सा रोलर, इतना सा गैप होता है, उसको सोचो कि कोटिंग कैसे चढ़ता है। 1 ग्राम गोल्ड का कोटिंग कितना फाइन होता है ना, कितना फाइन होता है, सोचो कोटिंग कैसे चढ़ती होगी। वैसे जिंक की जब कोटिंग होती है तो इतना पतला सा रोलर होता है, लेकिन इतना फास्ट स्पीड होता है, गलती से अगर तुम उसके सरकमफेरेंस में भी आ गए तो खिंचा के जाओगे ना तो स्टील बन के निकलोगे पीछे, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि हड्डी कहाँ गई। ये हुआ है, जिंदल स्टील्स में एक एक्सीडेंट हुआ था,
22-23 साल का लड़का था, इंश्योरेंस देता है। तो यही तो बात होती है ना, इसीलिए तो तुम जाते हो नौकरी करने। अगर तुमको इंश्योरेंस नहीं दिया जाए, हेल्थ और सेफ्टी नहीं केयर किया जाए, तो तुम क्यों जाओगे? 22-23 साल का लड़का था, जनरल स्टील्स में इंजीनियरिंग करके तुरंत आया था, उसका शिफ्ट था। ठीक है, ऐसा होता है हेल्थ एंड सेफ्टी। नेक्स्ट देखो, मेजरमेंट ऑफ मोरल। मेजरमेंट ऑफ मोरल, मोरल कैसे मेजर करते हैं? पॉइंट नंबर 1, मोरल सर्वे। मोरल सर्वे, MORALE, मोरल सर्वे। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव तरीके से भी होता है, लिख लो वहीं पे बस शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव। सेकंड, इंडिसेस ऑफ मोरल। इंडिसेस, इंडेक्स, नापने का पैमाना। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव। नेक्स्ट, इंडिसेस ऑफ मोरल। इसमें एग्जांपल लिखो, एम्प्लॉय टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, फटीग, फटीग, मोनोटनी, फटीग, थक जाना, FATIGUE, FATIGUE, मोनोटनी, मोनोटनी, MONOTONY, grievances, etc. grievances, etc. दूसरा लिखो नीचे, एग्जिट इंटरव्यूज, एग्जिट इंटरव्यू। हाँ, नहीं नहीं एग्जाम्पल नहीं है, थर्ड पॉइंट है ये, एग्जिट इंटरव्यू। नेक्स्ट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स ऑफ काउंसलिंग, रिपोर्ट्स ऑफ काउंसलिंग। ये है मेजरमेंट मोरल का। एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है? क्यों लिया जाता है? सुन लिया सब लोग? एग्जिट इंटरव्यू का मतलब है कि जब तुम रिजाइन करके जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, तब भी तुम्हारा एक इंटरव्यू लिया जाता है, एक फीडबैक के लिए। ठीक, दूसरा, ठीक है, रीजन जानने के लिए। अगर, हाँ, अगर बहुत सारे लोगों ने एक ही तरीके का फीडबैक दिया, ठीक है, तब ऑर्गेनाइजेशन को ये मानना होगा कि भाई सबको अगर ये लग रहा है तो बात गलत नहीं हो सकती है। देन यू विल ट्राई टू करेक्ट इट इन योर नेक्स्ट टर्न। ये फीडबैक एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह वो इसको कंसिडर करती है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, कैसे पता चलता है? ट्रेनिंग के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है,
ट्रेनिंग के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, यानी हम जब भी ट्रेनिंग आप अटेंड करेंगे ना, तो उसके बाद एक टेस्ट होता है। कोई भी ट्रेनिंग तुम दोगे उसके बाद एक टेस्ट होता है, उसके बाद ही तुमको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि तुम पास किए कि नहीं किए। ठीक ठीक है। तुम ट्रेनिंग किस क्या हुआ, तुम ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट किए या नहीं किए, समझ में आई बात। तो इन दैट केस ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, अगर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस लो है देने के बाद भी, तो समझ लीजिए कि काम में मन नहीं लग रहा है, मोरल डाउन। गॉट इट। नेक्स्ट, इवैल्यूएट एंड, ये कहा था इवैल्यूएट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। बताते हैं, एक मिनट इसको खत्म कर लेते तो लास्ट टॉपिक है। रिपोर्ट्स ऑफ काउंसलिंग, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको काउंसिल किया जाता है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन की साइड से ही हो। अगर आपके पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को तो कैरी करेंगे ना ऑफिस में। डिवोर्स, किसी का डिवोर्स हो रहा है तो वो फुल फ्लेजेड तो प्रोडक्टिविटी देगा नहीं। किसी के घर में कोई बीमार है, पेरेंट्स बीमार है, बच्चा बीमार है, स्पाउस बीमार है, तो ऑब्वियसली तुम वो अफेक्टेड रहोगे। हॉस्पिटल जाना है, आना है, डॉक्टर का है। तो क्या किसी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो काम पे फोकस, तो काम खराब जरूर हो रहा है, पर काम का तो कोई फैक्टर नहीं है ना, ये तो तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम्स है। करेक्ट। तो काउंसलिंग की जाती है कि भाई क्या बात है, तुम्हारा परफॉर्मेंस क्यों लो हुआ, और उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड देन द रिपोर्ट्स ऑफ काउंसलिंग विल से दैट whether the morale is high or, तुम बताओ। एंड व्हाट्स योर नेम। तो पढ़ने में तो अच्छे हो तो इतना बात क्यों करते हो क्लास में, पढ़ने में अच्छे हो तो इतना बातचीत क्यों करते हो। क्या पूछ रहे थे बताओ। आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स था पहला। हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, अच्छा ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, अगर हम तुम लोगों के लिए ट्रेनिंग अरेंज करें तो क्या करना होगा, कितना रिसोर्सेज जमा करना होगा, ट्रेनर बुलाना होगा, उसका पैसा देखना होगा। ये नीड कि हम तुमको ट्रेन कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की नीड हो। आपको कुछ काम है उसके लिए हम डीबीएम थर्ड ईयर को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। या फिर सिर्फ तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो है इसलिए हम तुमको ट्रेन कर रहे हैं। तुम काम करोगे प्रोडक्शन में, लेकिन तुमको एचआर की भी ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप वगैरह चलता है ऑर्गेनाइजेशन में 2 दिन 3 दिन का। क्यों, ह्यूमन रिसोर्स तो तुम ह्यूमन रिसोर्स ही रहोगे, चाहे तुम किसी डिपार्टमेंट में काम करो, काम तो तुम ही करोगे ना। ये सारा थ्योरी तो तुम पे एप्लीकेबल तब भी होगा तुम किसी डिपार्टमेंट में काम करो। ये सिर्फ एचआर के लिए थोड़ी है, ये तो सबके लिए है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। एंड ट्रेनिंग इज अ कॉस्ट बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत पैसा लगता है। तो जब तुम पूरा ट्रेनिंग सक्सेसफुली कैरी आउट कर लिए, फिर तुम उसको इवैल्यूएट करोगे ना, कॉस्ट कितना लगा तुमको, टाइम कितना लगा। हाँ, फीडबैक, कि अगर उसमें कुछ लूप होल रह गया, कुछ प्रॉब्लम रह गया, तो अगले ट्रेनिंग में तुम उसको करेक्ट करो। हाँ, इवैल्यूएट करोगे तो फीडबैक ही तो दोगे। किसी के पास है स्टेप लिखा हो, देखो तो सर। लास्ट पॉइंट इवैल्यूएट होगा या अप्रेजल ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाँ बस, नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब वही है। छोड़ दो, हो गया उसका। इवैल्यूएशन लास्ट है, वही फीडबैक हो गया। अच्छा, गलती हो गई।
थोड़ा सा मुस्कान, यू नीड टू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट, है ना। मल्टी फैसेटेड सोचना है, किसी चीज को एकदम कन्फाइन नहीं करना है। B1 बैच 1 से बता दो कौन कौन हो। 5 7 8 हो गया। और 48 49 50